नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मोदी की टीम इंडिया की बात, रोहित शर्मा की टीम इंडिया की बात नहीं हो रही है, कोहली की टीम इंडिया की बात नहीं हो रही है, बीसीसीआई की टीम इंडिया की बात नहीं, ये मोदी की टीम इंडिया की बात। वही टीम इंडिया जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाली। मोदी जी ने जिस टीम इंडिया का गुरु मंत्र कल पूरे देश को दिया है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया है। लेकिन आरोप बड़ा गंभीर है कि इस टीम इंडिया में फिक्सिंग है। क्रिकेट वाली टीम में फिक्सिंग तो आपने देख रखा है, इस टीम इंडिया में भी फिक्सिंग है। प्लेइंग 11 में जो विपक्षी राज्यों के धुरंधर खिलाड़ी हैं, वो मोदी की भाजपा के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा जोरदार बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं। लेकिन वो प्लेइंग 11 में क्यों नहीं रहते? कब आएंगे प्लेइंग 11 में? कब तक वो पानी पहुंचाएंगे? ये सवाल क्यों खड़े हुए हैं, उसके पीछे 3 वजह और 3 सवाल हम जोड़ेंगे और भाव को इस चर्चा में लाएंगे। कंट्रोल रूम, पहले भाव को ले आइए चर्चा। स्वागत है भाव। क्रिकेट की टीम जब भी बनती है, बीसीसीआई जब स्क्वाड बनाती है, तो नॉर्मली 15 का स्क्वाड होता है। 15 खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाते हैं। इंग्लैंड के लिए दौरे पर जाने के लिए कल ही 15 खिलाड़ी चुने गए, लेकिन खेलते 11 हैं। क्रिकेट की टीम में होता है कि बीच बीच में जो बेंच पे होते हैं प्लेयर्स, उनको मौका दिया जाता है। 11 उसमें क्रीम प्लेयर होते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है टीम की, वही प्लेइंग 11 में। लेकिन मोदी की प्लेइंग जो टीम इंडिया है, इसमें प्लेइंग 11 में कभी भी विपक्षी खिलाड़ी नहीं रहते। विपक्षी खिलाड़ियों के साथ उनको मतलब पिच पे उतारना, ग्राउंड में लाना, सिर्फ अगर लाना है तो पानी और टॉवल लेके आओ, बाकी खेल में तुम्हारा कोई भागीदारी नहीं होगी तुम्हारी। ये मोदी की टीम इंडिया है। लेकिन देश को बताने के लिए, जताने के लिए, दिखाने के लिए और जुमलेबाजी के लिए बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, टीम इंडिया की कर रहे हैं। बड़े सवाल क्या है इस टीम इंडिया? टीम इंडिया में जो भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, क्या उनको संघवाद के तहत, यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उनके तहत शासन करने दिया जा रहा है? उसका बड़ा ना कहां से आता है? वो राष्ट्रपति के 14 सवालों से आता है। बड़ा ना, नो, बिग नो, बिग नो नहीं। फिर टीम इंडिया का ढकोसला क्यों? ढकोसला क्यों टीम इंडिया का? दूसरा, अभी अभी स्टालिन, ममता बनर्जी, इससे पहले तमाम विपक्षी, पिनराई विजयन, तमाम विपक्ष शासित राज्य फंड को लेकर के अदालतों का दरवाजा खटखटा चुके हैं। जब गुहार मनुहार इसका असर नहीं हुआ, तो अदालत का दरवाजा खटखटा चुके। जब आप उनको नेट में प्रैक्टिस ही नहीं करने दे रहे हो, तो मैच में खिलाना तो बहुत दूर की बात है। आप उनको अपने स्टेट में मतलब काम नहीं करने दे रहे हो, फंड उनका रोक दे रहे हो। यहाँ बुला करके चाय पर चर्चा, कहते हो टीम इंडिया बन। क्या ढकोसला है? फिर ढकोसले में तो हालांकि महारत है। उसके बाद तीसरा, आपकी एजेंसियां उन्हीं राज्यों में, सीबीआई हो, ईडी हो, तमिलनाडु में ईडी ने एक निगम पर छापेमारी की, वहां पर सारे सबके स्टाफ के मोबाइल जब्त किए। सुप्रीम कोर्ट ने परसों भयंकर फटकार लगाई है कि ईडी अपनी हद में रहे, हद में रहे ईडी। ये जस्टिस गवई की बेंच ने कहा है और तुषार मेहता सामने कहा कि आपकी ईडी अब हद पार कर रही है। और तत्काल तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु में हो रहे उस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो आप पैसा नहीं दोगे, एजेंसियों से वहां तांडव करवाओगे, राज्यपाल पर फैसला आया तो जस्टिस गवई को, चीफ जस्टिस को घिरवा दोगे, दबाव में लाओगे और कहोगे टीम इंडिया। कभी ऐसा सुना था आपने भाऊ? ऐसी टीम इंडिया की कल्पना कभी की है क्या? नहीं नहीं आशीष, मैं एक हाँ, बात मैं जो आप कह रहे हैं, ये हाँ, क्या है? दो बातें हैं। नरेंद्र मोदी जी के दो चेहरे हैं। एक हाँ, चेहरा है पब्लिक को दिखाने का, और एक हाँ, चेहरा है बहुत ही विद्रूप, जो कार्य हम्म, करता है।
अब देखिए नीति आयोग के बैठक के प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विकसित भारत 2047। हम्म। वेल एंड गुड। आगे की प्लानिंग करनी चाहिए, तभी तो देश का भविष्य आगे सुधरेगा। विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत तालमेल को बढ़ावा देना, बैठक में आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन, क्षेत्रीय असंतुलन जैसे मुद्दे पर विचार विनिमय किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में सहकारी संघवाद को भारत के विकास का आधार बताया और राज्य से इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जब ये शब्द उच्चारते हैं अपने मुख से और सहकारी संघवाद को भारत के विकास का आधार, सहकारी संघवाद और भारत का विकास का आधार है, तो फिर आपको ये भूलना होगा कि किस राज्य में किसकी सरकार है। आज बंगाल को कोर्ट में जाना पड़ता है क्योंकि किसानों से जो अनाज खरीदा जाता है पीडीएस में, उसका पैसा आपने रोक दिया क्योंकि पीडीएस की दुकान पे प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगी। बताइए, फोटो इतनी इंपॉर्टेंट है किसानों के आगे, ऐसी फोटो मतलब एक फोटो किसानों पे भारी पड़ रही है। दूसरी ओर स्टालिन अभी एजुकेशन फंड रिलीज करने के लिए फिर सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई है। आप किसी भी राज्य पे अपनी नीति लागू नहीं कर सकते, राज्य की अपनी एक सरकार होती है। ये तो दो तो उदाहरण मैंने, ये तो इसमें तो कल परसों ही कार्यक्रम किया मैंने, कैसा इन्होंने हद किया। तीसरी बात, भूषण गवई जी का जो आपने वो जो आपूर्ति निगम पे छापे की बात हुई, उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि हद पार कर रही, उनमें एक शब्द और किया कि संविधान में जो एक संघीय ढांचा है दिया हुआ है, इसको तार तार कर रही है आपकी ईडी, ये उन्होंने कहा। तीसरी बात, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी, केसीआर ने नीति आयोग के बैठक का बहिष्कार करते हुए एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उसने ये लिखा था कि इसी नीति आयोग के बैठक में जब हम सब बैठे थे, तब नीति आयोग ने मेरा एक पानी का भागीरथी प्रोजेक्ट का प्रपोजल अप्रूव किया और केंद्र सरकार को कहा इनको एक पैसा दो। जो नीति आयोग कहता है कि केंद्र को इनको पैसा दो और केंद्र पैसा नहीं देता, तो ऐसे नीति आयोग के बैठक में आके मैं क्या करूं, जिनके कोई अधिकारी नहीं। आखिर वो भागीरथी प्रोग्राम, क्योंकि केंद्र नहीं चाहता था कि मैं उनके किसानों को पानी दूं, केंद्र नहीं चाहता था कि तेलंगाना को पानी मिले, इसलिए फिर मुझे अपने सोर्सेस से, बिना नीति आयोग और केंद्र आयोग के सोर्सेस से मुझे वो भागीरथ प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ा और आज तेलंगाना में 24 घंटा पानी मिलता है। किसी राज्य में किसानों को 24 घंटा पानी नहीं है, जो तेलंगाना में मिलता है। ये उदाहरण है संकीर्ण मानसिकता के। आप बुला के सबको बोलते हो, लेकिन क्या आप सहयोग करते हो? आपने यदि संघीय ढांचा आपको चाहिए और सबका कोऑपरेशन चाहिए, आप देखिए विपक्ष के जितने भी मंत्री आए थे, उप मुख्य मंत्री जो आए थे, उन्होंने क्या कहा? स्टालिन ने क्या कहा? एम के स्टालिन ने इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए यानी विजन 47 सहकारी संघवाद एक मजबूत आधार होना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि केंद्र सरकार को तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को उनके विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए बिना किसी भेदभाव के सहयोग बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, इसको आप कितनी संकीर्ण मानसिकता और छिछोरापन कहेंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती है और वो गरीबों को वहां पे सस्ता चावल राशन की दुकान से देना चाहते हैं। कर्नाटक सरकार एफसीआई को चावल खरीदने के लिए बोलती है कि हमको इतना चावल चाहिए, हम पैसे देने को तैयार है। कर्नाटक का लेटर आते ही केंद्र सरकार नीति बदल देती है कि एफसीआई अब राज्यों को चावल नहीं देगी, ओपन मार्केट में बेचेगी। ये सिर्फ कर्नाटक को नीचे दिखाने के लिए है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सुखविंदर सिक्खू ने क्या कहा? मुद्दा उठाया। सुक्खू ने कहा कि पहाड़ी राज्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और विभिन्न योजनाओं में पात्रता मापदंडों को ढील देकर अधिक धन आवंटन करने का विचार किया जाना चाहिए।
इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि यदि केंद्र हमारा जितना हिमाचल का कानूनन जितना पैसा बनता है, अधिकार जितना है हमारा, वो हमारा पैसा मिलता, तो आज हिमाचल आत्मनिर्भर होता। तो विपक्षी राज्य की नकेल कसने के लिए, उन्हें नाकारा साबित करने के लिए, आप केंद्रीय से उनके फंड रोकोगे, आप उनके प्रोजेक्ट्स रोकोगे, उनके यहाँ आए हुए उद्योग आप अपने राज्य में भगाओगे। जैसे महाराष्ट्र के 2 बड़े उद्योग उद्धव की सरकार के समय गुजरात शिफ्ट किए गए, क्योंकि महाराष्ट्र में जाएगा तो रोजगार मिलेगा, तो उद्धव ठाकरे को क्रेडिट मिलेगा। अपनी सत्ता वहां लाने के लिए आप महाराष्ट्र के हितों को अपने पैरों के नीचे रौंदते हो और फिर संघ में सहकारवाद की बात करते हो। ये दो मुही बात नहीं चलेगी। जो आप कहते हो वो बोल के वो दिखना चाहिए कि आपने जो कहा वो साक्षात यथार्थ के धरातल पे उतरा है। आप कहते एक हो और करते एक हो। आपकी ईडी लगातार, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में एक एस्टीमेट कमेटी होती है हर राज्य में विधानसभा की। वो एस्टीमेट कमेटी जिले के दौरे पे गई, आशीष, जिले के दौरे पे जाती है और गेस्ट हाउस में एस्टीमेट कमेटी रुकती है। एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन जो है बीजेपी के एक नेता है बड़े, उसके पीए के कमरे के सामने पूर्व विधायक अनिल गोटे धरना देके बैठते हैं कि मैं ये रूम का लॉक नहीं खोलने दूंगा, पुलिस को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ। हंगामा होता है, प्रेशर बढ़ता है, पुलिस कलेक्टर आती है, पंचनामा होता है, लॉक खोला जाता है, तो बेड पे रखे हुए 1 करोड़ 87 लाख मिलते हैं। मेरी अनिल गोटे से बात हुई, बोले 15 करोड़ रुपए थे, मुझे पहुंचने में देरी हो गई तो कुछ पैसे निकल गए गाड़ी में। ये बचे थे जो गाड़ी में आए नहीं, वो पैसे मुझे मिले। अब वो पैसे किसके हैं? जो एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन है उसके पीए के कमरे से पैसे मिलते हैं। पैसे किसके हैं इसके ऊपर एसआईटी नियुक्त होती है। 1 करोड़ 87 लाख रुपए यदि कैश मिलता है तो ईडी वहां क्यों नहीं पहुंचती? ईडी वहां क्यों नहीं पहुंचती? और जितना रकम वहां मिला उसकी कम रकम की चार्जशीट अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने फाइल की और वो 13 महीने जेल में रहे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री। क्योंकि यहाँ क्या है, दाद भी अपने, ओठ भी अपने हैं। ईडी भाजपा के केंद्र शासित सरकार के पास है, वहां देवेंद्र फडणवीस भाजपा की सरकार लेके बैठे हुए हैं, तो ईडी कैसे चली जाएगी? वहां उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एसआईटी नियुक्त की। अब वो एसआईटी कहेगी कि भाई कोच ने पैसे रखे, किसी को मालूम। अब वो पैसे ऑटोमेटिक वहां पे भूत प्रेत का साया होगा जो कैश इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया होगा। एस्टीमेट कमेटी जाती है तो क्या वसूली पे जा जाती है? सवाल ये है। एक विशेष शो में इस पे करने वाला हूँ, एस्टीमेट कमेटी के पास पैसा कैसा आता है। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ईडी वहां नहीं जाएगी। ईडी या एजेंसियां वहां नहीं जाएगी। राहुल गांधी बीजेपी के बारे में थोड़ा तेज बोल देंगे, थोड़ा सा तीखा बोल देंगे तो अवमानना का नॉन बेलेबल वारंट निकलता है। प्रधानमंत्री जी के पिता का नाम गलत लेने पे प्लेन से बीजेपी के कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को उतारा जाता है, अरेस्ट किया जाता है। और यहाँ हमारी बहन सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसका पूरा परिवार देश के लिए समर्पित था, उसको आतंकियों की बहन कहने वाला आदमी आज भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मंत्री पद पे आप आरूढ़ है, उसके खिलाफ एफआईआर होती लेकिन वो अरेस्ट नहीं होता। ये संघवाद है आपका। मोदी जी इसको संघवाद कहते हैं क्या? यदि मेरी सरकार है तो वहां मदद नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या हमने कोविड के समय देखा नहीं ऑक्सीजन कैसा पहुंच रहा था? और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को यदि उतरना पड़ा तो या केंद्र सरकार की नाकामी नहीं थी? क्या केंद्र सरकार पे जूता नहीं था? जो सरकारें विपक्ष की है वहां इस आपदा में भी तकलीफ देने का, आपने राजनीति करने का प्रयास किया। तो क्यों आएगा स्टालिन, मतलब क्यों आएंगे केरल के मुख्यमंत्री, क्यों आएगी ममता जी? इस अधिकार क्या है इस नीति आयोग के? नीति आयोग के किए हुए प्रपोजल क्या सरकार एक्सेप्ट करती है? और एक्सेप्ट करती है तो फिर तेलंगाना में पैसा क्यों नहीं गया भागीरथी प्रोजेक्ट का? ये सवाल है। नीति आयोग ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। वो मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, सारे मुख्यमंत्रियों के बीच में फिर एक बार प्रधानमंत्री अपनी डफली बजाते हैं
देश सुनता है, देश को लगता है कि 1947 का 2047 का विजन बता रहे हैं मेरा देश। देखो मेरे प्रधानमंत्री 2047 को लेके चिंतित है। लोग तालियां बजाते हैं। ये सब कागज पे रहता है। नीति आयोग के पुराने कितने फैसले लागू हो गए, क्या नीति आयोग बता देगा? क्या नीति आयोग में जो जिन राज्यों में सवाल उठाए कि हमारे पैसे नहीं रोका जाए, हमसे भेदभाव नहीं किया जाए, क्या प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए माफी मांगी कि कुछ राज्यों से भेदभाव हुआ और आगे नहीं होगा? अब दूसरा बात, किस संघीय ढांचे की बात करते हैं आप? आपके राज्यपाल राज्य के सरकारों को काम नहीं करने देते। राज्य सरकार ने पास किए हुए बिल पे साइन नहीं करते, क्योंकि वहां समय सीमा तय नहीं थी, तो वो सालों उस पे बैठे रहते थे। क्या ये एक शोभा देता है राज्यपाल पद पे बैठे हुए व्यक्ति का? और फिर आपकी राष्ट्रपति मतलब मैं आपकी पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो यदि भारत देश की मेरी राष्ट्रपति होती, तो फिर वो बात ऐसा पत्र या ऐसे सवाल नहीं पूछते। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को पूछने के बजाय उस गवर्नर को पूछते कि इतने दिन तुम क्यों बैठे हो? राष्ट्रपति को किशोरी से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल को पूछती कि 12 विधान परिषद के लिए नाम आपको दिए थे अनाउंस करने के लिए, आप 2.5 साल क्यों उस नामों पे बैठे? क्योंकि संविधान में ये लिखा नहीं कि आप कितने देर में क्लियर करोगे। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि राज्यपाल पद का पूर्ण रूप से राजनीतिकरण होगा। कभी सोचा नहीं था उन्होंने कि राजनीति जो राज्यपाल है, वो एक राजनीतिक दल का ऑफिस चलाएंगे अपने यहाँ से, उसका एजेंडा चलाएंगे। यदि विपक्ष की सरकार है तो राज्यपाल का काम मात्र सरकार को प्रताड़ित करना है, तो क्या है? क्या मणिपुर इस राज्य का, इस देश का हिस्सा नहीं था? वो संघीय सहकारवाद मणिपुर में कहां दिखाई दिया? प्रधानमंत्री बताए कि मणिपुर में इस जगह मैंने संघीय सहकारवाद का बात करी। प्रधानमंत्री सहकारवाद की बात करते हैं, संघीय सहकारवाद की, तो मणिपुर उसमें नहीं आता है क्या? सवाल ये है। कर्नाटक का चावल इसमें नहीं आता है क्या? सवाल ये है। क्या तमिलनाडु का शिक्षा का पैसा उसमें नहीं आता क्या? सवाल ये है। क्या हिमाचल प्रदेश के लोग इस भारत के लोग नहीं है क्या? सवाल ये है। क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों ने लोकसभा में आपके लोगों को चुनाव जितवा नहीं दिया? तो ये सवाल है। मात्र वहां कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की सरकार है, इसकी सजा लोग क्यों भुगते हैं? क्योंकि आपकी अभिलाषा है कि पूरे देश में मेरा कब्जा होना चाहिए। किसी भी राज्य में नॉन बीजेपी सरकार नहीं होनी चाहिए। यह आपका विजन हो सकता है, लेकिन आपका व्यक्तिगत स्वार्थ और आपके पार्टी का एजेंडा क्या इस नीति आयोग से चलेगा? क्यों बाकी लोग भी आए तो उन्होंने एहसान किए आके। स्टैलिन आए तो उन्होंने बात की आपकी, लेकिन क्या स्टैलिन ने उनको बोला कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, मैं पैसा देता हूं? क्या कहा इन्होंने कभी? सवाल ये है। स्टालिन जब दिल्ली आए इस मीटिंग में तो सुप्रीम कोर्ट जा करके आए, मतलब जिस वक्त दिल्ली में इस बैठक में आए थे उसी वक्त उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब समझिए ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी बात, सहकारी संघवाद की बात कर रहे हैं, उस पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। और उस सवाल के लिए मैं फिर पीछे चलता हूं। सबसे महत्वपूर्ण, जब जब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, उस वक्त आप राष्ट्रपति से सवाल उस फैसले पर उठवाते हैं। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन ने जो राज्यपालों की भूमिका पर और बिल रोकने के अधिकार पर जो फैसला दिया था, टाइम लिमिट लगाया था, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने कहा था ऑब्जर्वेशन में, वही डिसीजन में कन्वर्ट हुआ। बड़ी बात तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन ही डिसीजन में कन्वर्ट हुआ, ये भी बहुत कम ही आजकल होता है। तो ऑब्जर्वेशन में कहा था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार है, आप बिल रोक लेते हो, फिर राज्य सरकारें करेंगी क्या? आप फेडरल स्ट्रक्चर पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की जिस मनमानी को फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार बताया, आप उसी को कायम रखने के लिए 14 सवाल तैयार करते हो और ड्रामा, ढकोसला आप करते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। भाव ये ये इससे ज्यादा बड़ा झूठ आखिर क्या हो सकता है? मैं कहूँगा एक बार जरा दिखा दीजिए जो बैठक की फोटोग्राफ्स है। ये फोटोग्राफ्स भी बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। ये फोटोग्राफ्स क्या कहती हैं, ये देखिए आप। ये एक फोटो है जिसमें एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की बीच जो है बड़ा आत्मीय, आप अगर फेस रीडिंग देखेंगे, दोनों प्रसन्न है। अब इसमें देखिए, सबके चेहरे पे सन्नाटा है, सबका चेहरा नीलबटा सन्नाटा दिख रहा है, मतलब भाव शून्य चेहरे नजर आ रहे हैं आपको, सबके भाव शून्य।
इसमें देखिए एक आदमी इसमें दिख रहा है 90 डिग्री पर, भगवंत मान, जिनके बारे में और पंजाब सरकार कैसे चल रही है, इस पे अगर पॉज कर दीजिए तो रुक जाइए थोड़ा सा। पंजाब सरकार कैसे चल रही है, अब करीब-करीब साफ पंजाब सरकार नहीं, दिल्ली में तो ये बात छिपी रह गई थी, लेकिन पंजाब में साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के ही एजेंडे पर चलने वाली पार्टी है, और उसी एजेंडे पर सरकार चल रही है। क्योंकि मोदी फ्लाईओवर पर खड़े थे और काफी दूर जो किसान प्रोटेस्ट करने आए थे, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर के धाराएं जुड़वाई हैं, तो भगवंत मान ने। नेताओं को, जो किसान नेता हैं, उनको धोखे से उठवाया किसने? भगवंत मान ने। जेल में डलवाया किसने? भगवंत मान ने। मोर्चा कौन तहस-नहस करवाया, बुलडोजर चलवाया? भगवंत मान ने। भगवंत मान न कहिए इनको, आप अरविंद केजरीवाल ही कहिए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी देखिए रेवंत रेड्डी के साथ फिर भाव शून्य चेहरा है, भाव शून्य चेहरा। ये मुलाकात आगे प्ले कर दीजिए। देखिए पीछे तो आपको योगी आदित्यनाथ वगैरह भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन को आजकल जो खबरें झारखंड से भी हैं, मोदी जी हेमंत सोरेन को लाइन में लेने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जो कथित चाणक्य हैं, वो दोनों, वो हेमंत सोरेन को लाइन में लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी चाय पे चर्चा के दौरान स्टालिन है, लेकिन स्टालिन के चेहरे पर कोई नहीं, वही चेहरा उनका, क्योंकि उन्होंने भोगा है और लगातार झेल रहे हैं। ये जो मोदी जी का संघीय ढांचा का जो है ढकोसला है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, उसका जो असलियत है उसकी, वो अगर कोई समझ पा रहा है देश में, तो ममता बनर्जी समझ रही हैं, स्टालिन समझ रहे हैं, पिनराई विजयन समझ रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू समझ रहे हैं, रेवंत रेड्डी समझ रहे हैं, सिद्धारमैया समझ रहे हैं। इनको पता है उसकी पीड़ा कि असली क्या है चेहरा, और पीछे जो सहकारी संघवाद की बात कर रहे हैं मोदी जी, उसकी हकीकत क्या है। फिलहाल खैर इसकी चर्चा को हम आज यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि लगातार मौसम खराब है, बारिश यहाँ से लेकर के पूरे उत्तर भारत में बारिश, महाराष्ट्र तक बारिश भयंकर हो रही है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी है और भाव भी आउट ऑफ स्टेशन है, बाहर है, तो उस नेटवर्क में काफी मुश्किल हो रही है आप तक कार्यक्रम लाने में। तो यही कार्यक्रम रोकते हैं, कोशिश करेंगे और दूसरा कार्यक्रम ले आए, छोटे कार्यक्रम रहे, दूसरा और भी ले आए और विषय भी। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, कल फिर ये कार्यक्रम हम लेकर के आएँगे और साथ में भाऊ होंगे। नमस्कार।